नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया पब्लिकेशन ने बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 2 आपका ला दिया है। तो हम लोग अब जितने भी बिहार दरोगा के लिए चूंकि समय बहुत कम बचे हैं, तो उन सभी को देखते हुए अब हम लोग जैसे कि इस चैनल पर हमेशा विद्यासागर गुरु जी इसका नया नाम आपका जॉब कॉलोनी कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग हमेशा से बिहार दरोगा और बीपीएससी के सेट करते रहे हैं। तो अब इस पे हम लोग जुड़ जाएंगे बिहार दरोगा के लिए। तो इसमें देखिए वॉल्यूम 2 का ये सेट नंबर 1 है एडुटेरिया पब्लिकेशन का। इसका हम लोग आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो महामल नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। इसने एक और उपाधि धारण की थी, वो था आपका वात्पीकोंड का। वात्पीकोंड का इन्होंने एक और आपका उपाधि धारण किया था। बात कर लेते हैं आपका पल्लव वंश के शासकों का था। पल्लव वंश जो है उसके संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु, और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम स्थित एकादशम मंदिर का निर्माण भी आपका नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश के शासक जो है वो आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनको माना जाता है कि वैष्णव धर्म के वो अनुयायी थे। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ये आपका गुप्त काल में माना जाता है। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? आपके श्रीगुप्त। इन्होंने गुप्त संवत का भी शुरुआत किया था। इसमें एक शासक आता है गुप्त वंश में, समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। क्वेश्चन ये सब पूछी गई है। आगे देखिए, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो शुंग वंश के आपका जैसे कि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग हो गए। तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। और इसी में देखेंगे तो पतंजलि जो थे, पतंजलि जो आपके योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं, वो आपके पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी या बोल सकते हैं सभा में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो ये आपके 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत सारा नाम है, सेंड्रोकोटस। इसमें आपको देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सेंड्रोकोटस जो है वो किसका नाम है? तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन जो है, जस्टिन द्वारा आपको बताया गया था। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तक आता है, इन्हीं के दरबारी कवि जो थे वो आपके कौन थे? अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य, वो आपके इसी के सभा में रहते थे। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये आपके किस धर्म के अनुयायी थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखेंगे ये आपके जैन धर्म के अनुयायी थे। ये वीवीआई के तौर पर रखिएगा, क्वेश्चन आते रहता है। और किससे शिक्षा लिया था अपना? तो ये आपका जैन धर्म का एक गुरु आप बोल सकते हैं भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी। आगे देखिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? तो अथर्व वेद को जो है वो कुरुओं का राजा कहा जाता है। और अथर्व वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। और सबसे नया बोल सकते हैं या सबसे अंतिम में बोल सकते हैं रचना होने वाला वेद कौन सा है? अथर्व वेद है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो ये आपका इब्न बतूता को नियुक्त किया था। अब देखिए, इब्न बतूता का एक पुस्तक है, वो है रेहला। बहुत बार क्वेश्चन आप देखे होंगे कहीं कहीं एग्जाम में। रेहला के रचयिता कौन है? आपके इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो किसके साथ आया था भारत? तो बोल सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय या उसके साथ आया था। और ये मोरक्को के निवासी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि आपका दीवाने खैरात किससे था? तो दान देने के संबंधित था। ये दान विभाग देखता था। तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही है। दीवाने अर्ज बलबन ने लाया था। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है,
और खैरात ये आपका दान से हो गया। दीवाने को ही जो देखेंगे तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लाया गया था। कोही मतलब कृषि, दीवाने कोही कृषि विभाग को देखता था। दीवाने मुस्तक राज ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। ये फिरोज शाह तुगलक दिया हुआ है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। और ये किस विभाग को देखता था? तो इसका विभाग था दीवाने मुस्तक राज, ये वित्त विभाग था। ठीक है, ये पैसे का देख रेख का आपका काम करता था यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे देखिए कर है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो हरम दल आपने पढ़ा होगा, ये आपका कौन सा जो प्रथा बोलते हैं उसी से रिलेट है, तो इसके बारे में डिटेल से आप लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं, इसको कह रहा है कब मुक्त किया था? तो ये बोला जाता है कि हरम दल से मुक्त किया था, मतलब अपने आप को स्वतंत्र किया था। जैसे घर से कोई बाहर निकलता है उस चीज को, वही हरम दल है। तो ये आपको बोलते हैं हम लोग स्वयं को हरम दल से मुक्त किया 1562 में। ठीक है, और इसी समय 1562 में ही एक घटना घटी थी, वो हुआ था दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अकबर ने दास प्रथा का अंत भी 1562 में किया था। आगे देखेंगे तो किसके शासक काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो जब अलवर्दी खां का शासन काल था उस समय आपको भारत का स्वर्ग कहा जाता था बंगाल को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अलवर्दी खां का इसके बाद आया था आपका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला आया था। ठीक है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय में ही, ठीक है, एक घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे को अंधेरी कोठरी में रखा गया था, इसी का नाम, इसीलिए इसको नाम पड़ा था ब्लैक होल की घटना, जिसमें बहुत लोगों का दम घुटने के कारण उसमें मृत्यु हुई थी। और इसी के समय एक बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था, जो जिसका शासन काल है कितना, 1773 से 1785 तक। ठीक है, इसके शासन काल में ही राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से आपका कलकत्ता स्थापित किया गया था। इसने 1761 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापित किया था। कब? 1781 में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, जो आपका 1775 से कब चला था, 1782 तक। ठीक है, इसी ने आपका द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी किया था 1784 ईस्वी में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, आइए देखते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट भी 1784 में ही आया था आपको। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब से लागू हुआ था? प्रभावी हुआ था आपका 16 अक्टूबर से। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। अब देखिए यहाँ पर दो चीज पूछता है, घोषणा और एक आपका प्रभाव कब से लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपका, सबसे पहले बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। और देखिए पहला जो हुआ था वो आपका विभाजन ये हुआ था 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, आइए देखते हैं भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो भूमिज विद्रोह का संबंध आपका अभी देखा जाए तो वर्तमान बोलेंगे तो वर्तमान के ही हम लोग लेकर चलेंगे, ये आपका झारखंड हो जाएगा। ऐसे बिहार भी देख सकते हैं, क्योंकि उस समय बिहार भी रहेगा, तो इसको हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग भूमिज विद्रोह के संबंध में मान के चलेंगे किस राज्य से था, तो झारखंड ही लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ठीक है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये सेंटेंस बोला गया था कि कांग्रेस के लोग जो है वो पद के भूखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और एक कांग्रेस के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछता है, जो आपका अरविंद घोष द्वारा बोला गया था। वो बोले थे क्या कि
क्षय रोग से मरने वाली संस्था है कौन? कांग्रेस। आगे देखिए जालियांवाला बाग जांच से संबंधित, ठीक है, हंटर कमेटी गठित की गई थी। हंटर कमेटी जो गठित हुआ था उसका रिपोर्ट प्रकाशित कब किया गया था? क्वेश्चन है आपका। तो 1919 में घटना घटी थी और हंटर कमेटी ने अपना जो जांच रिपोर्ट समर्पित किया था वो 28 मई 1920 को किया था, ठीक है। और घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी और जांच रिपोर्ट 18 मई 1920 ने हंटर कमेटी ने समर्पित किया था अपना रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय विद्रोह का कारण, भारतीय विद्रोह के कारण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका सर सैयद अहमद खां द्वारा रचित पुस्तक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन पूछ देता है, 2-3 आता है आपका। तो इसमें देख लीजिए वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसके लेखक वीर सावरकर है, ठीक है। अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कर रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो अलकनंदा और पिंडार मिलती है आपका कर्णप्रयाग में, ठीक है। ये आपका कर्णप्रयाग में आकर मिलेगी। आगे देखिए है कि किस प्रकार की, यहाँ देखिए 3 प्रयाग बनता है, ठीक है। कौन कौन? एक, तीनों यहाँ लिखा हुआ है आपका कर्णप्रयाग, एक बनता है रुद्रप्रयाग, एक होता है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो इन सभी को बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपका बनने से कौन सी संगम बनती है। तो अलकनंदा और पिंडार हम लोगों ने देख लिया, ये आपका कर्ण से हो गया, ठीक है, कर्णप्रयाग बनता है। उसी तरह से अलकनंदा और भागीरथी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, ये भागीरथी मिलेगा। तो ये आपका कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में, ठीक है, ये आपका देवप्रयाग में मिलेगा। और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो आपका रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और यहाँ पर मंदाकिनी मिलेगी, ठीक है, मंदाकिनी ये नदियां मिलती है। ये आपका कहाँ मिलेगी धारा? जाकर आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कर रहा है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो कार्बन सबसे ज्यादा काली मिट्टी में पाई जाती है सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ। और ये देखिए इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? क्वेश्चन ये भी आया हुआ है आपका। तो ये बेसाल्ट चट्टान से निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान से निर्माण होता है आपका काली मिट्टी। इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए कर दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? तो ये आया हुआ बहुत सा क्वेश्चन है। दक्कन पास द्वारा आपका दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान जुड़ती है। अगला है नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? ठीक है, तो ये आपकी हिमाद्री या बोल सकते हैं बृहद हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में आप जो भी मानेंगे अब आपका दोनों ऑप्शन जो रहेगा सही हो जाएगा, ठीक है, हिमाद्री या फिर बृहद हिमालय, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा बनती है? इसके लिए मैप रहता तो अच्छे से समझ में आते, लेकिन ऐसे याद रखेंगे 4 राज्य है। कौन कौन सा है इसमें? म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश जुड़ती है, मिजोरम, नागालैंड और एक मणिपुर, ठीक है। ये आपकी 4 राज्य जो है म्यांमार देश के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है कि काराकुम रेगिस्तान स्थित कहाँ स्थित है? तो काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है। विश्व का ये जो है सबसे बड़ा, अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वो आपका सहारा है, जिसमें लगभग 11 देशों की सीमा टच करती है सहारा रेगिस्तान को, ठीक है। आगे देखिए इनमें से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे आपको तो विनिपेग झील जो है ये आपका कनाडा में है। बाकी जो है आपके 3 झीलें जो है वो आपके रूस में स्थित है। विनिपेग आपका कनाडा में पड़ जाती है। आइए आगे देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे भू अवस्थित देश जो है इसमें आपका पलाव जो है नहीं होगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी अंडोरा, माल्डोवा और मालवी ये सब भू अवस्थित देश हैं। अब देखिए भू अवस्थित और जो होता है एक नदियों से घिरा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान पे नहीं आ रहा है,
खैर उसमें देखिए भू अवस्थित हो गया, जो आपको सभी तरफ से भूमि से हो तो भू अवस्थित बोलेंगे, ठीक है। जैसे तटीय हो गया तो हमारा भारत जो है एक तटीय देश हो जाएगा, चूंकि ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो इस तरह की देशों का आपको दिमाग में मैप में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आपको आसानी से मार सकते हैं। आइए देखते हैं पंबा। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल का है आपका पंबा सिंचाई परियोजना, ठीक है। और एक पूछता है गिरना। गिरना ज्यादा पूछा गया है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे मतलब चंपारण का जो क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये सब क्षेत्रों में आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में आपका गन्ना अधिक होती है। आगे देखिए कर है रेखी समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से आपका रेखी समिति को रखा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कर रहा है भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? इसमें हो जाएगा आपका भारतमाला योजना जो है ये आपका 2017 में आया था। बाकी जो है आपका सब 2015 की है। जो भारतमाला परियोजना है ये आपका किससे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन जानने लायक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग या बोल सकते हैं सड़कों को जोड़ने की एक परियोजना थी। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था, ठीक है। 1956 से 61 तक इसका कार्यकाल था। और इस योजना में जो था किस मॉडल पे पूछता है, दूसरा जो था ये महालिनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इसी के अंतर्गत आपका कौन कौन सा स्थापित किया था स्टील प्लांट, याद रखेंगे तो हम लोग याद रखेंगे दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ठीक है। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, तीन इसमें योजनाएं, ये इस्पात योजनाओं को स्थापित, इस्पात योजना, ये इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है आपका शिक्षा, बीमा, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो दर बोलते हैं, ठीक है। रेपो दर नहीं बल्कि रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। ये क्या करता है? तो ये आपका कमर्शियल बैंक से लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कमर्शियल बैंक से लेगा तो हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो दर, और उसको देगा तो रेपो दर, ठीक है। आगे देखिए संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है? तो ये है आपकी 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब मूल संविधान लागू हुआ था 1950 में, क्वेश्चन पूछ देता है आपका कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, ठीक है। वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कितने भाग हैं, ठीक है। ये सब चीज जानना है, वर्तमान में कितने भाग थे और उस समय कितने भाग रहे थे, ठीक है। कमेंट जरूर करते रहेंगे आप लोग, इससे क्या होगा कि आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी। आइए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देखते हैं? ठीक है, तो ये आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें प्रस्तावना एक ऐसा चीज होती है जो हर चीज की, चाहे वो संविधान की हो या किसी भी किताब की हो या कोई भी चीज हो, तो प्रस्तावना मतलब होता ही है कि उसमें हमारा उद्देश्य क्या है और उसमें हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो उसी को हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। तो वो चीज कर रहा है संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदेशों को बोल सकते हैं या उद्देश्यों को बोल सकते हैं, ठीक है। इन सभी को कहाँ देखने को मिलेगा? प्रस्तावना में। आगे देखिए किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ये जो है समानता का अधिकार, भेदभाव मतलब समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है वह हमारा मौलिक अधिकार है। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है, बताएंगे हम लोग छुआछूत का इसमें व्याख्या अनुच्छेद में मिलती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक चीज बताते चलें आपको कि इसमें जो है समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से
18 तक में है, ठीक है। और छुआछूत निषेध किस में है, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। आगे है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त करती है। तो ये है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये किस में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 74A में है। अनुच्छेद अगर पूछ ले तो 74A में है। आइए देखिए, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये आपके जीवी मावलंकर थे, ठीक है। ये 1954 में आई थी। आगे है आपका सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। 2005 में आया था, जून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर जो होता है वो पंचायत सचिव करता है बिहार सरकार की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट देखा जाए तो वो कौन होता है, पंचायत सचिव होते हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त कथन के संबंध में एक सही है, ठीक है। कौन एक सही है, इसमें बताना है कौन कौन, ठीक है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया है। बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है। तो 1949 में ये राजभाषा इसको घोषित किया गया था, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इस चीज को याद रखेंगे तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाई जाती है। अगला है पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज वो राज्य सूची का हो जाएगा, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, मतलब ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। तो ग्रीन हाउस वो इफेक्टिव चीज है जो आपको वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। उससे क्या होता है कि तापमान बढ़ने से हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, वाटर लेवल आने के ऊपर संभावना जो है, समुद्र स्थल जो है वो ऊपर आने, समुद्र सीमा जो है ऊपर आ जाती है। तो इसको हम लोग हरित गृह प्रभाव, तो इसमें सबसे ज्यादा जो होती क्या कि गैसें जो होती है वो विकिरण को आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती है, जिसके कारण धरती की वायुमंडल गर्म हो जाती है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वायुमंडल के ग्रीन गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर फिट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ठीक है। तो लाभदायक इसलिए है कि पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, हानिकारक हम लोग के लिए है कि डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। आगे देखिए है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे है, तो जैव सुरक्षा से है, ठीक। अब देखिए कार्टाजेना जो है वो आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में, लेकिन लागू हुआ था 2003 से, ठीक है। तो ये लागू वाला 2003 से हुआ और ये हुआ कब था, 2000 से, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मैग्रो जिसको हम लोग ज्वारीय वन बोलते हैं, तो ये मैग्रो जो है वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया, मैग्रो सबसे ज्यादा पाया जाता है सुंदरबन में। अब देखिए आगे है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1972 में ये क्वेश्चन बिहार दरोगा ने पूछ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें बिहार संरक्षण वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, जिसमें कुल आपके 66 धाराएं हैं, ठीक है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें जो है नेचर क्योर जो है, नेचर क्योर ये मोरारजी देसाई द्वारा लिखी गई है, मोरारजी देसाई द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं
ये जो पुस्तकें हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जैसे विसर्जन है, गार्डनर है और द कोर्ट डांसर है, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो 1937 में आपको नामित किया गया था और अंतिम बार जो है इनको 1948 में। ठीक है, तो ये देखिए महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। सबसे पहले 1937 में नामित हुआ था और अंतिम बार जो आपका नामित हुए थे वो 1948 में हुए। ठीक है, आगे देखिए है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको हम लोग यूनेडो बोलेंगे, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो विकास का आपका हो जाएगा वियना में। वियना जो है वो आपका विकास संगठन है। ठीक है, औद्योगिक विकास संगठन वियना में हो जाएगा। आगे देखिए यूनिसेफ का है आपका न्यूयॉर्क और यूनेस्को का है आपका पेरिस। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ठीक है, ये नहीं कह रहा है किस ध्रुव पे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अभी जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान? सबसे पहला जो था वो लूना 9 था। ठीक है, लूना 9 था। आगे देखिए किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी आपका उड़ीसा में स्थित मठ है। ठीक है, अब देखिए ये जो मठें हैं, मठ किस लिए जानी जाती है? तो ये बौद्ध विहार के लिए, या बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के लिए आपका ये एक विहार होती थी जिसमें आपका मठ का निर्माण किया जाता था। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, तो जो भी है रासायनिक समीकरण जो होता है वो आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण हम लोग निकालते होंगे तो इधर जितना आपका टोटल क्वांटिटी होती है परमाणुओं का वजन, वही आपका इधर भी होता है टोटल परमाणुओं का वजन। तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पारित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अर्थात वीक एसिड है? सबसे कम प्रभावित एसिड है इसमें आपका, ये आपका है जिसको हम लोग बोलेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH जिसको हम लोग सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है एसिटिक एसिड, सबसे दुर्बल अम्ल, जिसको हम लोग खाते भी हैं, आप लोग नॉर्मली देखते होंगे। और HCl जो है इसमें आपका हम लोग को कहाँ पाया जाता है? आंतों में जो हम लोग यूज करते हैं। HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। आइए निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है क्लोरोफिल आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम इसमें आपका क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है। बाकी जो है याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है आपका मैग्नीशियम पूछता है क्लोरोफिल में कौन सा? मैग्नीशियम आपका तत्व सहायक है। इसमें आप देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसमें आपका मैग्नीशियम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ पूछ रहा है कि और भी घटक है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन मुख्य घटक पूछेगा, मुख्य घटक तो हमेशा मैग्नीशियम मारेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कार्नेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? ठीक है, तो यूरेनियम का है कार्नेटाइट, यूरेनियम। ठीक है, याद रखेंगे कार्नेटाइट और पिंच प्लेंट ये आपका यूरेनियम के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन में 4 आते हैं। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये आपका 4 हो गए जो हाइड्रोजन वर्ग में आते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम कह रहा है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, ये भी आपका कह रहा है, ये भी आपका ठीक ठाक है। आगे देखिए कह रहा है कि लेड ऑक्साइड को लिथॉर्ज कहा जाता है, बिल्कुल आपका ये सत्य है। तो तीनों का तीनों पूछ रहा है कौन सा सत्य है? तो तीनों का तीनों सही है। ठीक है, ए, बी और सी, मैं 1 2 3 तीनों का तीनों सही ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये हम लोग पढ़ते होंगे सांद्रता, आप लोग जब फॉर्मूला पढ़े होंगे तो ये इसको हम लोग विलय की सांद्रता निकालते हैं, तो उसमें विलयन की कुल मात्रा और विलय की कुल मात्रा होती है। ठीक है, और विलायक भी होता है उसमें। तो इसमें हमारा हो जाएगा विलायक का
इक्वेशन में ये थी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो विलय की मात्रा जब आ ही गया तो उसमें विलयन की मात्रा हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम लोग विलयन की सांद्रता बोलते हैं कि कितने मात्रा में विलय है, वो आपका विलयन की सांद्रता कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लकड़ी के अल्कोहल जो बनती है वो कौन सी अल्कोहल बनती है, तो वो आपका बनता है मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल जो है इट इज डेंजरस टू यूज फॉर मैन। हम लोग जो है यूज करते हैं वो आपका कौन सा मिथिल अल्कोहल को हम लोग बोल सकते हैं मेथनॉल, जिसको हम लोग इसको वुड स्पिरिट या बोल सकते हैं कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये होता है प्रसारण विधि द्वारा, ठीक है। प्रसारण विधि द्वारा जो है वो मूल रोम से आपका पौधे खींचकर ले लेती है जल को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट द्वारा है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिसाइड करता है किसी भी पौधे के फूल या पत्ती के रंग का। बहुत सारे पीले होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ पौधों का लाल भी होती है पत्तियां, या फूल भी लाल होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमो मतलब कलर ही होता है, क्रोमो इज ए ग्रीक वर्ड ऑफ कलर, ठीक है। तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, तो फ्लोएम का जो भाग नहीं है इसमें आपका नालिकाएं हो गई, सहकोशिका, वास तंतु, वाहिकाएं, इसमें वाहिकाएं जो है वो आपको नहीं है, ठीक है। फ्लोएम का जो है वो 4 भाग होते हैं, 4 तत्व होते हैं। एक होती है चालनी नालिकाएं, एक होता है सहकोशिका, और एक हमने देख लिया वास तंतु, और एक होता है फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला कह रहा है कि जल वाहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है, ठीक है। जल समोहन नाल तंत्र पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। अगला है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है वो आपका खून को थक्का जमाने में मदद करती है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट ये आपका एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण हैं, तो संक्रामक रोग इसमें आपका मलेरिया है, बाकी तो ये जो है आपका एनीमिया हो गया, मधुमेह, ये सब आपका संक्रामक रोग, एक दूसरे से फैलने वाले रोग मलेरिया। आगे देखिए, भैंसों की उत्तम नस्ल कौन सा है, मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये अधिकांशतः गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है, मेहसाना और सुरती। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि की नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन जो है वो आपको पौधे की वृद्धि की नियंत्रित करता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होगा, तो वहां पर जी का मान जो है पृथ्वी के ध्रुव पर जो होती है ऊपर की सिरा पे, जो ऊपर होता है मतलब ऊपर अधिक होता है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम कहाँ होता है, तो न्यूनतम आपका भूमध्य पे होता है, और सबसे जो शून्य होता है वो शून्य कहाँ होता है, शून्य आपके पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन कि अगर पृथ्वी के घूर्णन बढ़ जाए, पृथ्वी के घूमने की गति जो है वो बढ़ जाए, तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां जी का मान जो है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। अगर वृद्धि हुई तो घट जाएगा, और कमी हो गई, इसके चाल धीरे धीरे हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और तेजी से हो गया तो जी का मान घट जाएगा। क्लियर है। अगला है, देखिए फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो फोटोन जो है वो आपको खोज करने वाले थे आइंस्टीन। इन्हीं ने आपके आइंस्टीन ने नहीं बताया था E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। इसी के आधार पे ये काम करता है, फोटोन एनर्जी जो होती है लाइट की एनर्जी, इसी पे डिपेंड करता है, इसी के आधार पे बना था। फोटोन के जब कण का खोज हुआ था तो उसी के कारण आपका बना था वो आपका फोटोसिंथेसिस सेल, ठीक है, वो इसी के कारण खोज की गई थी।
आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति जो है वो आपकी नहीं बदलती, बल्कि चाल बदल ही जाता है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति जो है वो आपका ध्वनि का नहीं बदलती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बोरॉन जो है वो बोरॉन को किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। आगे है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सदिश राशि का उदाहरण नहीं है मतलब कार्य जो है वो आपका एक अदिश राशि है, बाकी त्वरण और बल में दिशा होती है, तो इसमें आपका सदिश राशि हो जाएगी। अब देखिए अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, स्वर धरोहर आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आइए कर रहा है कि वर्ष 2022 में व्यास सम्मान जो है ये किसको दी गई है। ठीक है, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञान चतुर्वेदी को मिली थी 2022 का व्यास सम्मान। तो इनका एक उपन्यास था, किसके लिए, पागल खाना के लिए दिया गया था इनको व्यास सम्मान। आइए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। ये आईआईटी खड़गपुर में है। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन देखते हैं। तो इसमें भारत को 126वां, बिल्कुल सही, आपको 126वां स्थान मिला है इसमें भारत को। फिनलैंड फिर से शीर्ष स्थान पे है। डेनमार्क और आइसलैंड ये इसको दूसरे और तीसरे स्थान पाई गई है। बिल्कुल तीनों का तीनों सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है, 1, 2 और 3। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का साइक्लोन सीरीज चालू किया है। वीवीआई के तौर पे रखेंगे इसको, नया सीरीज आया है। तो ये आपका साइक्लोन जो है मिस्र के साथ हुआ है, साइक्लोन मिस्र के साथ सीरीज चालू हुई है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये इंदौर में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये आपका स्पेन में हुआ था। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आगे है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपका बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम था, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये अंतिम से तीसरे स्थान पे था, अर्थात 16वां रैंक इसको प्राप्त हुई थी। बिहार को 16वां रैंक मिला था इसमें, मतलब सबसे नीचे नहीं था। यही है आपका सबसे रॉन्ग, इन सब में रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन ही आपका, बाकी तो सब सही है। ठीक है, तो पूछ रहा था हमसे यही कौन सा असत्य है, तो बी ऑप्शन असत्य ले लेंगे। आगे है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है आपका, कौन सा, वर्ष 2023। नेक्स्ट है आपका, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। तो याद रखेंगे 130725 310। ठीक है, 130725 310। आगे है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुधा मूर्ति द्वारा रचित यह पुस्तक है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। अगला है, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2022 का गोल्डन बूट पुरस्कार कैलियन एम्बाप्पे को मिला था। ठीक है, कैलियन एम्बाप्पे को मिला है गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। गोल्डन बॉल इनको मेसी को मिला है, लियोनल मेसी पाए। अगला है, अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता है, यह आपका फीफा का ये तीसरा बार जीता था, ये आपका थर्ड हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड का रहा है तो ये गलत है। और एक है, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया, तो ये तो खैर सही हो जाएगी, आपका आंसर मिल ही गया है। अगला देखिए कि हाल ही में
उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। एक संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता जो है किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया था, तो इसमें एम जोसेफ थे, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। ठीक, अगला देखिए है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं के जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये तमिलनाडु द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है आपके क्रिप हेपकिंस। ठीक है, ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो ये मिला है आपके डेविड एलन चियरफील्ड को। अगला भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये प्रिंटेड हो गया अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद कैंट में आपका 3D प्रिंटेड घर का प्रारंभ या उद्घाटन किया गया है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सुमेलित कौन सा है, खाली ये बताना है। तो तुरगया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है, ये तो सही है। बाकी को देख लेते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव ये आपका केरल में मनाया जाता है, तमिलनाडु नहीं होगी। अगला देखिए है खारची उत्सव। खारची उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि तुरगया उत्सव, ये तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपका परशुराम कुंड महोत्सव ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है, तो 2023 तक। अगला है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार अर्थात IRDA के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो देवाशीष पंडा हो जाएंगे। अगला है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या रहा है। 2023 में जो मनाएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाई गई, तो पहले ये चीज ध्यान देंगे 4 फरवरी को मनाया गया था, और इसका थीम जो था वो था आपका क्लोज द केयर गैप। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन, आपका सृजा अकुला। सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है, तो ये टेबल टेनिस से रिलेट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये जो है जापान में होगा। 49वां G7 जापान। ठीक, एडिशन याद रखिएगा। देखिए 48वां जो है वो आपका जर्मनी में होगा, 49वां जो है आपका जापान में होगा, और 50वां जो हो जाएगा वो आपका इटली में हो जाएगा। ठीक है, ये 50वां एडिशन। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम घाटा का अनुमान लगाया गया है, वो आपका 706,845 करोड़। अगला है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सिंगापुर मॉरिशस और UAE संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, मैथ का क्वेश्चन आ गया। 3:4 है, यदि उनका मसा 17 है तो लसा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का गुणनफल मतलब 5 गुने x मान ले तो 5x गुने 4x बराबर क्या होता है, तो लसा गुने मसा, मैंने 15 गुने कितना है, 15 है, मसा 15 है, तो दोनों संख्याओं का लसा पूछ रहा है, तो लसा यहाँ हमको पूछ रहा है। ठीक है, लसा निकालना है LCM। ठीक, तो देखिए यहाँ अनुपात जब दे दिया तो सिंपल चीज समझ लीजिए, जब अनुपात है तो 3 और 4 क्या हो गया, 3 और 4 हो गया, मतलब कि मसा 15 है तो एक संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरे को 4 से, तो एक संख्या मेरा कितना हो गया, तो 15 या 45 और एक हो गया मेरा 60, तो इसको कर लेते हैं 45 और इसको कर लेते हैं 60, और एक 15 हो ही गया, तो LCM निकालना है, तो 15 चौके 60, तो 45 में सीधा सीधी 4 से गुना कर लेंगे, तो 45 चौका 180 आंसर आपका हो जाएगी। अगला देखिए 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं। अगर ट्रिक के तौर पे देखना है तो ट्रिक के तौर पे भी देख लीजिए, बीच में कितना है 25, औसत 25 है, इसका मतलब
संख्या 6 है तो एक हो जाएगा 24 और एक हो जाएगा आपका 26। 24 26 बीच में हो गया, तो 6 है तो दो संख्या तो निकल गया, अब दो इधर लिख लेंगे 20 और 22, तब सम संख्या होगा, और दो इधर लिखेंगे 28 और 30। तो देखिए आपका हो गया ना 6, और इसका औसत निकालेंगे तो हो गया। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो 22 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 होता है। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर बटा में 2, तो निकाल लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें सी आ जाना चाहिए आंसर। आगे देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा कर दे। ठीक है, तो 13 1 14, 14 में क्या हुआ 8, 14 8 22, 22 में 49, 27 जोड़ दिया, एक क्यूब का जोड़ा है, एक का क्यूब कितना होता है 1, दो का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब आपका 64। इस तरह से देखेंगे तो जोड़ने पे आ जा रहा है, तो यहाँ हो गया 4, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 125, तो 113 में 125 जोड़िएगा तो आपका 8 3 2 238 आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 100, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में कह रहा है कि बदल देना चाहिए, किन दो संख्याओं को बदलेंगे तो आपका 768 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, एक्सचेंज करके देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अगला सेट आपको कल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।